हेलो स्टूडेंट्स, अपने इस लेक्चर में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं इक्वेशन के नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन की। हमने मल्टीनोमियल थ्योरम पढ़ी है। अब मल्टीनोमियल थ्योरम के जो एप्लीकेशंस हैं उन एप्लीकेशंस में सबसे बड़ा एप्लीकेशन यही है कि हमें किसी इक्वेशन के नॉन नेगेटिव इंटीग्रल या कुछ और वेरिएशन के साथ कि भाई ऑड सॉल्यूशन और इंटीग्रल सॉल्यूशन कैसे निकालें। तो इस तरीके की चीज़ें हम यहाँ पे देखनी है। जैसे इस चीज़ का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज़ द बेसिक ऑफ दिस। तो इसका बेसिक है बच्चों हमारे पास कि x प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है एंड दैट्स इक्वल टू 20। अब x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 20, मैं इस इक्वेशन के आपसे कहता हूं फाइंड नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। फाइंड नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन कि भाई x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 20। इस इक्वेशन के नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बताओ। अब देखो, इस इक्वेशन के नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन देखने का जो फंडामेंटल तरीका है वो तो मल्टीनोमियल थ्योरम है। अगर हम फंडामेंटल की बात कर रहे हैं तो फंडामेंटल इज मल्टीनोमियल थ्योरम, जो मैंने अपने पिछले लेक्चर में कवर की है। अब उसमें फंडामेंटल थ्योरम क्या है, जैसे नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं तो ये जो x है, x क्या वैल्यू ले सकता है 0 1 2 3, y क्या वैल्यू ले सकता है 0 1 2 3 अप टू एंड ऑन, z क्या ले सकता है 0 1 2 3 अप टू एंड ऑन। ठीक है कि भाई x 0 से लेके कोई भी इंटीजर ले सकता है 0 1 2 3 अप टू एंड ऑन। अब कोई कहेगा कि सर 20 तक ही जाएगा, यस बात है 20 तक ही जाएगा, 20 से बड़ा होगा तो ये नेगेटिव हो जाएंगे बाकी, तो वो अलग बात है, उसको हमें ध्यान देने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। अब इसको हम मल्टीनोमियल थ्योरम से कैसे देखें। मल्टीनोमियल थ्योरम से देखने का तरीका है कि भाई जो x है ये x 0 हो सकता है, ये x 1 हो सकता है, ये x 2 हो सकता है और ये x आगे जाके कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 0 1 2 3, कुछ लोग कह सकते हैं कि सर 20 तक ही लिखूँ ना, चलो मैं 20 तक ही लिख लेता हूँ। ये 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, अप टू 20 कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से अगर मैं इस y के बारे में बात करूँ तो y हमारे पास 0 हो सकता है, y हमारे पास 1 हो सकता है, y हमारे पास 2 हो सकता है और ये भी 20 तक कुछ भी हो सकता है। और सेम चीज़ z के लिए 0 1 2 3 अप टू 20, सेम चीज़ हमारे पास किसके लिए आ गई, z की। अब ये जो मैंने एक्सप्रेशन बनाया है, ये जो मैंने मल्टीनोमियल एक्सप्रेशन बनाया है, इस एक्सप्रेशन में इन तीनों का टोटल मुझे क्या चाहिए 20। तीनों का टोटल 20 चाहिए, मतलब मैं इसमें किसका कोफिशिएंट देखूंगा, x की पावर 20 का कोफिशिएंट इस एक्सप्रेशन में। अब x की पावर 20 का कोफिशिएंट बनाने के जो तरीके होंगे वो हमारे पास इस इक्वेशन के नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन के बराबर होगा। कैसे, सपोज करो कैसे भाई, जैसे मान लो x की पावर 20 बनने में यहाँ से x की पावर 1 आया, यहाँ से x की पावर 2 आया, तो यहाँ से क्या आएगा x की पावर 17। यस, इसका मतलब x 1 है, y 2 है और z 17 है। सही बात। जैसे एक सॉल्यूशन ये आएगा कि भाई यहाँ से 10 होगा, यहाँ से 10 होगा और यहाँ से क्या होगा 0 होगा। इसका मतलब क्या है कि भाई जो x है, द वैल्यू ऑफ x विल बी 10, द वैल्यू ऑफ y विल बी 10 एंड द वैल्यू ऑफ z विल बी 0, कि z की वैल्यू क्या होगी 0। तो x की पावर 20 बनाने का जो भी तरीका है यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में, वो हमें अल्टीमेटली एक सॉल्यूशन दे रहा है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो बस हमें तो इस एक्सप्रेशन में x की पावर 20 का कोफिशिएंट निकालना है कि भाई x की पावर 20 का हमारे पास कोफिशिएंट क्या है। अब देखो, ये जो GP है ये भी GP है, ये भी GP है, तीनों सेम GP है, तो इसका होल क्यूब कर सकते हैं। इस GP का सम क्या होगा 1 माइनस एक्स की पावर 21 अपॉन 1 माइनस एक्स। इस GP की फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशो x है और नंबर ऑफ टर्म्स 21 है, तो इसका होल क्यूब, और इसमें हमें चाहिए x की पावर 20 का कोफिशिएंट। आ रही है मल्टीनोमियल वाली बात। अब इसको उधर ले गए हम, 1 माइनस एक्स की पावर 21 की पावर 3, 1 माइनस एक्स की पावर -3, और इसमें मुझे चाहिए x की पावर 20 का कोफिशिएंट। सही बात। अब देखो 20 का कोफिशिएंट चाहिए तो x की पावर जो 21 है उसका तो कोई खास रोल नहीं है,
भाई खास रोल क्या, रोल आएगा ही नहीं, तो इसे हटा सकते हैं। तो यहाँ से तो बचा 1 और यहाँ क्या बचा 1 माइनस एक्स की पावर -3। अब इसमें मैंने बताया था कि x की पावर r का कोफिशिएंट इन 1 माइनस एक्स की पावर -n क्या होता है, n प्लस आर माइनस 1 CR। ठीक है, तो हम इसको हटा देंगे, तो x की पावर 20 का कोफिशिएंट इन 1 माइनस एक्स की पावर -3। ठीक, अब 1 माइनस एक्स की पावर -3, तो वो कोफिशिएंट हमारे पास क्या आएगा 20 प्लस 3 माइनस 1, दैट विल बी 22C20, या फिर हम इसे बोल सकते हैं 22C2। तो नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन विल बी 22C2। ये तो बिल्कुल बेसिक, मैंने आपको बेसिक फंडामेंटल बताया। इसे हम इस तरह भी सोच सकते हैं कि भाई जैसे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 20, इसके हमें नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बताने हैं। तो हम ऐसा करें भैया, 2 पार्टीशन इनके बीच में लगा दें, 21 22 22C2, इस तरह से जोड़ लें। भाई 20 पार्टीशन कितने लगाए 2, तो 20 प्लस 2C2, दैट विल बी द नॉन नेगेटिव। ये सिर्फ याद रखने के लिए, लेकिन ये चीज़ जो लगेगी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन में ही लगेगी। जैसे सपोज करो हमारे पास इक्वेशन होती x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 25, और हमसे कहा जाता कि इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बताओ, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो क्या करते 1 2 3 और आंसर क्या होता 28C3, कि आंसर ऑफ दिस विल बी 28C3, कि इसका आंसर हमारे पास 28C3 आता। तो देखो ये जो हमारे पास इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 20, इसके हम नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन किस तरह से निकाल सकते हैं, ये हमने यहाँ पे देखा। सही बात। अब देखो इसी चीज़ को हम और कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। भाई ये तो मैंने निकालने का तरीका बता दिया, और इसका आंसर हमारे पास कितना आ गया 22C2। अब 22C2 तो हमारे पास आ गया, इसको मैनिपुलेट और कैसे कर सकते हैं 22C2। ठीक है, और मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं, जैसे सपोज करो हमारे पास एक फ्रूट बास्केट है, उस फ्रूट बास्केट में खूब सारे एप्पल हैं, मतलब मोर देन 20। उस फ्रूट बास्केट में खूब सारे मैंगोज हैं, उस फ्रूट बास्केट में बहुत सारे ऑरेंजेस हैं। ठीक है भाई, एक फ्रूट बास्केट है, इस फ्रूट बास्केट में एप्पल्स हैं, मान लो 20 एप्पल्स हैं। ठीक है, 20 ले लो, 20 से काम चल जाएगा। 20 मैंगोज हैं एंड 20 ऑरेंजेस है। अब इस फ्रूट बास्केट से मुझे एग्जैक्टली 20 फ्रूट्स चाहिए, इस फ्रूट बास्केट से मुझे एग्जैक्टली 20 फ्रूट्स चाहिए। अब एग्जैक्टली 20 फ्रूट्स का लेना और इस इक्वेशन के नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का होना, दोनों बातें बराबर हैं। ऐसा कैसे मैं कह रहा हूँ भाई, मान लो इस फ्रूट बास्केट से मुझे 20 फ्रूट्स लेने हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ कि भैया मैं तो x नंबर ऑफ एप्पल्स लेता हूँ। क्या लेता हूँ मैं, तो x नंबर ऑफ एप्पल्स लिए मैंने तो। ठीक है, y नंबर ऑफ मैंगोज लिए एंड z नंबर ऑफ ऑरेंज लिए। सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई हमने x नंबर तो एप्पल लिए, y नंबर ऑफ मैंगोज लिए एंड z नंबर ऑफ हमने क्या लिए, ऑरेंज लिए। ठीक है, और टोटल कितने फ्रूट लिए मैंने, एग्जैक्टली 20। तो इस फ्रूट बास्केट से एग्जैक्टली 20 फ्रूट्स लेने के तरीके, एग्जैक्टली 20 फ्रूट्स लेने के तरीके, ठीक, और इस इक्वेशन के नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन के तरीके, दोनों बराबर हैं, हाँ या ना। तो हमने जो मल्टीनोमियल बताई थी वो इस पे बताई थी कि भाई P ऑब्जेक्ट अलाइक वन टाइप, Q ऑब्जेक्ट अलाइक सेकंड टाइप, R ऑब्जेक्ट अलाइक थर्ड टाइप, और उसमें से एग्जैक्टली n ऑब्जेक्ट्स लेने थे। तो उसके तरीके और इसके तरीके क्या हैं, हमारे पास एग्जैक्टली सेम है। ठीक बात, वो हमारे पास क्या है, एग्जैक्टली सेम है। इसको हम और तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। इसी इक्वेशन को हम कैसे देख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हम कैसे सोच सकते हैं इसे, जैसे सपोज करो वी हैव 20 कॉइन्स, हमारे पास कितने कॉइन्स हैं, 20 कॉइन्स हैं, आइडेंटिकल कॉइन्स, वी हैव 20 कॉइन्स।
अब 20 कॉइन्स को मुझे 3 बैगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, भिखारियों में, सही है। 20 कॉइन्स को मुझे 3 बैगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बैगर 1, बैगर 2 एंड बैगर 3। इन हाउ मेनी वेज आई कैन डिस्ट्रीब्यूट इफ आई हैव नो रिस्ट्रिक्शंस। भाई मेरे पास डिस्ट्रीब्यूट करने की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं किसी भी बैगर को कुछ भी दे सकता हूँ। अच्छा लगा सारे दे दिए, नहीं अच्छा लगा कुछ नहीं दिया। किसी भी बैगर को मैं कुछ भी दे सकता हूँ, मतलब 20 आइडेंटिकल कॉइन्स को, आइडेंटिकल जरूर होना चाहिए यहाँ पे, 20 आइडेंटिकल कॉइन्स को मुझे 3 बैगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और बैगर कौन से हैं? बैगर 1, बैगर 2, बैगर 3। अब इसको मैं इससे कैसे रिलेट कर रहा हूँ? मान लो पहले बैगर को मिले x नंबर ऑफ कॉइन्स, दूसरे बैगर को मिले y नंबर ऑफ कॉइन्स, तीसरे बैगर को मिले z नंबर ऑफ कॉइन्स। पहले को मिले x नंबर ऑफ कॉइन्स, दूसरे को मिले y नंबर ऑफ कॉइन्स और तीसरे को मिले z नंबर ऑफ कॉइन्स। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं? 20। तो इनका सम 20 है। अब इसके जो नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे वो इन 20 कॉइन्स को इन 3 बैगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके होंगे। जैसे मान लो सॉल्यूशन में हमारे पास एक सॉल्यूशन इसका क्या आएगा? 0, 20, 0। इसका मतलब बैगर 1 को हमने 0 कॉइन दिए, बैगर 2 को हमने 20 कॉइन दिए, बैगर 3 को हमने 0 कॉइन दिए। एक तरीका ये आएगा, मान लो 5, 5, 10। इसका मतलब बैगर 1 को 5 कॉइन दिए, बैगर 2 को 5 कॉइन दिए और बैगर 3 को 10 कॉइन्स दिए। तो आइडेंटिकल 20 आइडेंटिकल कॉइन्स को 3 बैगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसका आंसर भी इफ देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस वो कितना होना चाहिए? 22C2। उसका आंसर क्या होना चाहिए? 22C2। की आंसर ऑफ दैट विल बी 22C2। ठीक बात। तो इसे देखो मैं इससे भी रिलेट कर सकता था, इस चीज़ को मैं इस कॉइन वाले से भी रिलेट कर सकता था। ठीक, अब बात करता हूँ मैं इसमें वेरिएशन की, कि भाई इसमें आखिर किस किस तरीके के वेरिएशंस हमारे पास सॉल्यूशन वाले में देखने को मिल सकते हैं। सॉल्यूशन वाले वेरिएशंस को हम बैगर्स में भी ला सकते हैं, हम फ्रूट सिलेक्शन में भी डाल सकते हैं। अब जैसे सॉल्यूशन वाले वेरिएशंस देखते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि x + y + z = 20, फाइंड नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। इंटीग्रल सॉल्यूशंस, फाइंड नंबर ऑफ पॉजिटिव, पहला वेरिएशन हो गया कि x + y + z = 20 है और हमें फाइंड नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। अब पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि x, y और z तीनों 0 नहीं हो सकते, 1 या 1 से बड़े होंगे। भाई 1 या 1 से इंटीजर को होंगे, लेकिन 1 या 1 से बड़े होंगे। अब 1 या 1 से बड़े होंगे, इसको हम मल्टीनोमियल में अगर जाते तो हम जो एक्सप्रेशन लिखा बेसिक वाला, उसे x की पावर 0 से स्टार्ट ना करके कहाँ से स्टार्ट करते? x की पावर 1 से, कि भाई x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 20। ठीक, ये तो x के लिए हो गया, इसी तरह ये y के लिए हो जाएगा, इसी तरह z के लिए हो जाएगा। और उसमें हमें किसका कोफिशिएंट देखते? x की पावर 20 का। लेकिन बार बार कोफिशिएंट निकालना सही बात नहीं है, कोई और ट्रिक भी होनी चाहिए इसमें। कोई और ट्रिक क्या हो सकती है? जैसे x, y, z पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो हम हमेशा इक्वेशन को नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन की ओर ले जाते हैं सब्स्टिट्यूशन करके। जैसे मानो मैंने x को रखा 1 + t1, y को रखा 1 + t2 और z को रखा 1 + t3। अब x 1 + t1 है, y 1 + t2 है, z 1 + t3 है। t1, t2, t3 के बारे में क्या बोल सकता हूँ? ये तीनों 0 से बड़े हैं। अब देखो t1 अगर 0 या 0 से बड़ा है तो x 1 या 1 से बड़ा है, इंटीजर है, y 1 या 1 से बड़ा है, z 1 या 1 से बड़ा है। तो इन तीनों को मैंने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया, इन तीनों को यहाँ सब्सटीट्यूट करा तो क्या हो गया? 3 + t1 + t2 + t3 = 20। तो t1 + t2 + t3 = what? 17। और अब हमें इस इक्वेशन के कैसे सॉल्यूशन चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए। तो बस 2 पार्टीशन, आंसर विल बी 19C2। किसका आंसर हमारे पास कितना आ गया? 19C2। ठीक है, और वेरिएशन देखते हैं कि भाई और वेरिएशन कैसे कर सकते हैं।
जैसे ये तो हो गया पॉजिटिव इंटीग्रल के लिए। जैसे मान लो हमारे पास इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 25, ठीक। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 25। फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, y ग्रेटर देन 3 एंड z ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये हमें दे रखा है कि भाई x -2 या उससे बड़ा है, मतलब x -2 -1 कुछ भी हो, 0 1 2 3 एंड सो कुछ भी हो सकता है। y 3 से बड़ा है, y 3 से बड़ा है तो y की मिनिमम वैल्यू कितनी है 4। भाई 3 से बड़ा इक्वल नहीं है तो y क्या हो सकता है 4 5 6 7 एंड सो ऑन। z है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब 2 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम कैसे वेरिएशन लगाएं, वापस इस इक्वेशन को मैं नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन की ओर लेके जाऊंगा। तो x को मैं क्या लिखूंगा -2 प्लस t1, y को क्या लिखूंगा 4 प्लस t2, ठीक, और z को क्या लिखूंगा 2 प्लस t3, और t1 t2 t3 तीनों के तीनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएंगे। भाई ये 0 हुआ तो -2, 1 हुआ तो -1, 0 हुआ तो सॉरी t1 अगर 0 हुआ तो -2, 1 हुआ तो -1, 2 हुआ तो 0 एंड सो ऑन। इसी तरह यहाँ पे, इसी तरह वहाँ पे। तो इन तीनों को मैंने सब्सटीट्यूट यहाँ कर दिया तो वो मेरे पास कितना आया 4 प्लस t1 प्लस t2 प्लस t3 इज इक्वल टू 25। ये इधर जाएगा तो t1 प्लस t2 प्लस t3 कितना हो जाएगा 21। अब t1 प्लस t2 प्लस t3 21 हो गया तो दो पार्टीशन लगाए तो हमारे पास कितना आ गया आंसर 23C2 की आंसर ऑफ दिस विल बी 23C2। सही बात। जैसे एक वेरिएशन और देखते हैं, जैसे क्वेश्चन ये लिखते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 25 और क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ पॉजिटिव ऑड इंटीग्रल सॉल्यूशन, पॉजिटिव ऑड इंटीग्रल सॉल्यूशंस। अब पॉजिटिव ऑड इंटीग्रल सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन जो हो पॉजिटिव भी हो और ऑड इंटीजर भी हो, तीनों के तीनों। सॉल्यूशन का मतलब एक्स वाई जेड की बात कर रहा हूँ मैं, एक्स वाई जेड ऑर्डर्ड ट्रिपलेट की बात कर रहा हूँ, एक्स वाई जेड ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। इस तरह भी बोल सकते हैं, इन सॉल्यूशन ना बोल के नंबर ऑफ ऑर्डर्ड ट्रिपलेट ऑफ एक्स वाई जेड, क्या बोल सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्ड ट्रिपलेट ऑफ एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे नंबर ऑफ पॉजिटिव ऑड इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इसको हम कैसे कर सकते हैं, सोचिए कि भाई x भी ऑड है, y भी ऑड है, z भी ऑड है, तो x को हम क्या लिख लेते हैं 2t1 प्लस 1, t1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, हाँ या ना। y को भी लिख लेते हैं 2t2 प्लस 1, t2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। z को भी हम क्या लिख लेते हैं 2t3 प्लस 1, t3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक। भाई t1 0 है तो वो 1 है, 1 है तो ये 3 है, 2 है तो ये 5 है, एंड सो ऑन एंड सो एंड सो ऑन। तो ये अगर मैंने रख लिया यहाँ पे तो सब्सटीट्यूट करा तो क्या बचेगा 2t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस 3 इज इक्वल टू 25। ये 3 इधर जाएगा 22, तो t1 प्लस t2 प्लस t3 कितना हो जाएगा 11। हर बार हमें कोफिशिएंट निकालने की जरूरत नहीं है, इस तरह दिमाग लगाने से भी हमारा ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। अब हमने दो पार्टीशन लगाए तो आंसर कितना आ गया 13C2 कि आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 13C2। तो ये हम वेरिएशन देख रहे हैं कि भाई इक्वेशन के हमारे पास आखिर वेरिएशन किस तरीके के आ रहे हैं। जैसे चलो एक और देखते हैं, चलो क्वेश्चन तो हम ये लिख रहने देते हैं, ठीक। फाइंड नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन लिख लेते हैं, फाइंड नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव। इनको सर आप तो वही बता रहे हो पुराने वाला, नहीं नहीं नहीं, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी, ये 20 कर लेते हैं। चलो x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 20। इस इनइक्वालिटी के, अब इक्वेशन की बजाय मैं किस पे आ गया इनइक्वालिटी पे आ गया कि x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 20। इस इनइक्वालिटी के नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन मुझे आपको बताने हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड
लेस देन इक्वल टू 20, इसका मतलब क्या है कि ये 20 हो सकता है। भाई सोचो कि x प्लस वाई प्लस जेड 20 या 20 से छोटा है, तो 20 हो सकता है, 19 हो सकता है, 18 हो सकता है, ब्ला 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 ब्ला, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो ये जो x प्लस वाई प्लस जेड है नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन के केस में 0 से लेकर 20 तक कुछ भी हो सकता है। मतलब दिस इनइक्वालिटी इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 21 इक्वेशंस। ये 21 इक्वेशंस होंगी, तो इन 21 इक्वेशंस का ये कॉम्बिनेशन है, ठीक। और ये 21 इक्वेशन का कॉम्बिनेशन है, तो इसका सॉल्यूशन कितना होगा 22C2, ये दो पार्टीशन वही। इसका सॉल्यूशन क्या होगा 21C2, इसका क्या होगा 20C2, ठीक है। और इसका क्या होगा 4C2, इसका क्या होगा 3C2, इसका क्या होगा 2C2। तो इन सब का सम कि 22C2 इन सब का सम। अब इन सब का सम कैसे निकालें? इन सब का सम निकालते हैं हम पास्कल रूल से। बायनोमियल में पढ़ा है पास्कल रूल कि जैसे ये 2C2 को मैं 3C3 लिख लेता हूँ, 3C3 प्लस 3C2 4C3, 4C3 प्लस 4C2 5C3, 5C3 प्लस 5C2 6C3, करते 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 यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे तो क्या बचेगा 22C3। तो 22C3 प्लस 22C2 दैट विल बी 23C3। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 23C3, कि इसका आंसर हमारे पास क्या है 23C3 है। यस, ये मैंने पास्कल रूल लगाया है। जिन बच्चों को पास्कल नहीं पता है वो ये है NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल टू N प्लस 1CR। इस फॉर्मूले का मैंने यूज़ किया है, ठीक। अब देखो इसका एक ट्रिकी मेथड और बताता हूँ तुम्हें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का। भाई जैसे x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 20 था, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड एक वेरिएबल अपनी तरफ से जोड़ दिया प्लस w इज इक्वल टू 20। अब मैं कहता हूँ इस इक्वेशन के जितने सॉल्यूशन होंगे उतने ही सॉल्यूशन इस इनइक्वालिटी के होंगे। ऐसा कैसे? भाई मान लो w 0 हुआ तो ये इनका सम 20 होगा, ये पहली इक्वेशन बन गई। अगर w 1 हुआ तो इनका सम 19 होगा, और अगर w 20 हुआ तो इनका सम कितना होगा 0। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन ने इन सारी 21 इक्वेशन को क्लब कर लिया। क्या समझे कि भाई इस इक्वेशन ने इन सारी 21 इक्वेशन को क्लब कर लिया। अब इन सारी 21 इक्वेशन को क्लब कर लिया तो जो इसके सॉल्यूशन है वो इन 21 के सॉल्यूशन है, और वो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। तो 1 2 3 23C3। मज़ा आ गया? एकदम आ गया, नहीं आ गया मज़ा? यस। तो ये बच्चों हमारे पास थे नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने के लिए पीएनसी के रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें बहुत सारे वेरिएशन बन सकते हैं, लेकिन बेसिक उसका यही है जो मैंने आपको सिखाया है। उम्मीद करता हूँ मेरे इस लेक्चर में आपको खूब आनंद मिला होगा, और अगर आपको मज़ा आया है, आनंद की प्राप्ति हुई है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं भी कि मज़ा आया या नहीं आया, आनंद मिला या नहीं मिला। मुझे उसको हौसला बढ़ता है अपने आप को चेंज करने का, ठीक है। तो इस वीडियो के साथ इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।